भारत में खिलजी वंश का आरंभ एक नवीन साम्राज्यवादी दौर को रेखांकित करता है। खिलजी वंश का आरंभ जो था वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और 1206 से लेकर 1290 तक शासन करने वाले मामलूक वंश का इस एक नए राजवंश ने अंत कर दिया और 1290 से 1320 तक का 40 वर्ष का जो काल था, हालांकि एक राजवंश की दृष्टि से ये बहुत ही छोटा काल था, लेकिन भारत में सल्तनत के विस्तार का ये अभूतपूर्व दौर था। 70 वर्ष की आयु में जब 1290 में दिल्ली की राजगद्दी जलालुद्दीन खिलजी ने संभाली तो वह कोई आक्रामक सैनिक अभियान आरंभ करने के मूड में नहीं था, लेकिन उसने अनेक वर्षों तक बलबन और बलबन के बाद उसके पुत्र केकूबाद के अधीन दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को संभाला था और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शासन को संभालने के साथ ही उस नस्लीय तुर्क भेदभाव का भी अंत हो गया जो इल्तुतमिश और बलबन के समय में चरम पर पहुंचा था। जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो उसके सामने महत्वपूर्ण समस्या तत्कालीन सल्तनत के आंतरिक विद्रोहों को कुचलना तथा सल्तनत की सत्ता को मजबूत करना था। इसी के साथ उसको मंगोलों के बढ़ते हुए आक्रमण का भी सामना करना था। यद्यपि उसके समय में जो मंगोल आक्रमण हुआ उसको जलालुद्दीन खिलजी ने बड़ी ही नृशंसता से दबा दिया और हजारों मंगोलों ने अंततः जलालुद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली और जलालुद्दीन खिलजी ने इन मंगोलों को दिल्ली में ही बसने की इजाज़त दे दी गई, जिसको इलाके को मंगोलपुरी कहा गया। बाद में जब हम देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी यद्यपि एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन सल्तनत का शासन तंत्र काफ़ी हद तक धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था, जिसमें हिंदुओं को अपने रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों को पूरी तरह से करने की छूट प्राप्त थी, जिसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जलालुद्दीन ये मानता था कि वह मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है और उसका उद्देश्य भारत में इस्लाम का विस्तार करना है। लेकिन चूँकि भारत में अधिकांश जनसंख्या गैर मुस्लिम थी, इसलिए इस देश में इस्लामिक नियमों और कानूनों को उस ढंग से लागू नहीं किया जा सकता जिस तरह की किसी अरब देश में लागू किया जा सकता था। वह इन शब्दों को भी बयां करता है कि हम सुल्तान महमूद से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हिंदू हर दिन मेरे महल के नीचे से गुजरते हैं, ढोल और तुरही बजाते हुए यमुना नदी में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं। अर्थात यहाँ एक शासक की धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति की ओर भी संकेत करता है। वहीं ये दिखाता है कि शक्तिशाली सुल्तान भी जो एक नया सामाजिक संतुलन समाज में बन चुका था उसको छेड़ना नहीं चाहते थे। जलालुद्दीन खिलजी को राजस्थान में अभियान करने की आवश्यकता हुई क्योंकि रणथंभौर के इलाके में चौहानों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जिनका प्रतापी शासक हमीर देव था जो पृथ्वीराज द्वितीय का वंशज था। जब सल्तनत की सेनाओं ने धावा बोलकर मंडावर पर कब्जा कर लिया, जो चौहानों की सुदूरतम उत्तम चौकी थी, तथा झैन का किला जो चौहानों की राजधानी को जाने वाले रास्ते की रक्षा करता था, पर कब्जा कर लिया गया। लेकिन इन हमलों में सल्तनत की सेना को भी भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अंततः रणथंभौर पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का अपना इरादा टाल दिया। जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो महत्वपूर्ण सैनिक सफलताएं प्राप्त हुई थी उसका मुख्य श्रेय उसके भतीजे और दामाद तथा भावी शासक अलाउद्दीन खिलजी को
दिया जाता है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, जिसको जलालुद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए साधन संपन्न परमार राज्य मालवा पर आक्रमण किया और सुल्तान ने भी इसकी इजाज़त दे दी। 1292 में अलाउद्दीन ने चंदेरी के रास्ते भीलसा के अभियान का नेतृत्व किया और विशाल मात्रा में धन संपदा को लूट के ले आया। 1295 में अलाउद्दीन ने स्वयं को और शक्तिशाली बनाने के लिए दक्षिण का अभियान करने पर निश्चय किया और दक्षिण में देवगिरी के शासक रावचंद्र देव यादव की सेना पर हमला कर दिया। तुर्क सेना के द्वारा दक्षिण भारत पर किया गया ये पहला हमला था। उस वक्त दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली राज्य थे, जिसमें देवगिरी का यादव राज्य, तेलंगाना का ककाती राज्य, दार समुद्र के होयसल और मदुरा के पांडे। यादव शासक इस अचानक हमले के लिए कदापि तैयार नहीं था, चूँकि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा उस समय बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था। अंत इस संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का पालना भारी रहा और अंत में रावचंद्र देव को एक समझौते संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके तहत उसे बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, मोती और बहुमूल्य हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े अलाउद्दीन खिलजी को देने पड़े। तत्कालीन इतिहासकार बर्नी इस बात पर बल देते हैं कि दिल्ली के किसी भी सुल्तान को इससे पहले किसी भी हमले में इतनी भारी धन संपदा प्राप्त नहीं हुई थी। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। देवगिरी के इस आक्रमण ने अलाउद्दीन खिलजी के भावी दक्षिण अभियानों की आधारशिला रखी। हम ये देखते हैं कि आगे चलकर दक्षिण भारत के जो 4 अभियान किए गए थे, उनका नेतृत्व मलिक कफूर के द्वारा किया गया। धन्यवाद।